नमस्कार। आज हम इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं, लोदी वंश के दौर में। जी। हमारे पास लोदी वंश, शासक और विरासत नाम की किताब के कुछ अंश हैं और आज हम इसी पर बात करेंगे। हाँ, मतलब मकसद यही है कि लोदी वंश के जो मुख्य शासक रहे, बहलूल, सिकंदर और इब्राहिम, उनके दौर को और उनकी विरासत को थोड़ा समझें। बिल्कुल। और ये कहानी जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये ठीक मुगल काल से पहले का भारत है। सही कहा। तो शुरुआत बहलूल लोदी से करें, जिन्होंने बहलूल शाह गाजी की उपाधि ली और दिल्ली के तख्त पर बैठे। हाँ, बहलूल लोधी। किताब में उनकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या बताई गई है? देखिए, उनकी सबसे अहम जीत तो जौनपुर सल्तनत पर कब्जा मानी जाती है। इससे लोधी साम्राज्य का काफी रुतबा बढ़ा। अच्छा। और एक और दिलचस्प बात जो सामने आती है वो ये कि उन्होंने हिंदुओं के प्रति ज्यादा कट्टरता नहीं दिखाई। कम से कम स्रोत तो यही कहते हैं। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा। राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह जैसे कई हिंदू सरदार थे उनके दरबार में। जी, ये शायद उस वक्त की राजनीतिक जरूरत भी रही होगी, स्थिरता बनाए रखने के लिए। शायद। और उन्होंने वो बहलूल सिक्का भी तो चलाया था। हाँ, बेलूल सिक्का। और वो काफी वक्त तक चला, मतलब किताब के मुताबिक अकबर के समय तक वो लेन देन का मुख्य जरिया था। अरे वाह, ये तो लम्बा चला। लेकिन बहलूल के आखिरी दिनों में उत्तराधिकार को लेकर कुछ मसला हुआ था। हाँ, वो थोड़ा पेचीदा मामला था। बेलूल ने अपने तीसरे बेटे निजाम खान को अपना वारिस चुना था। यही निजाम खान बाद में सिकंदर लोधी बने। तो फिर दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि कुछ अफगान सरदार इस चुनाव से खुश नहीं थे। वजह वजह ये कि निजाम की मां जयबंद, वो एक सुनार की बेटी थी। ओ, तो ये सामाजिक पृष्ठभूमि का मसला था। हाँ, उस वक्त के समाज में ये बातें मायने रखती थीं। ये अंदरूनी खींचतान दिखाता है, जो शायद बाद में भी वंश के लिए एक चुनौती बनी रही होगी। खैर, आखिरकार निजाम खान 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पर बैठ गए और इन्हें तो लोदी वंश का सबसे महान शासक कहा जाता है। बिल्कुल। और इसके कई कारण हैं। शायद सबसे बड़ा और दूरगामी कदम था 1504 में आगरा शहर की नींव रखना। आगरा, हाँ, ये तो बहुत अहम है। सिर्फ शहर बसाया ही नहीं, उसे अपनी राजधानी भी बनाया। ये एक तरह से सत्ता के केंद्र को स्ट्रेटेजिक तरीके से शिफ्ट करना था, दिल्ली से थोड़ा दक्षिण की ओर। हाँ, शायद राजस्थान के शासकों पर बेहतर नियंत्रण रखने के लिए, है ना? जी बिल्कुल। इसके अलावा वो प्रशासन में भी काफी कुशल माने जाते हैं। मेहनती, उदार और निष्पक्ष शासक के तौर पर उनकी छवि है। कृषि और व्यापार पर भी उनका ध्यान था, ऐसा जिक्र है। और उसी सिलसिले में उन्होंने वो भूमि नापने का पैमाना शुरू किया, गजे सिकंदरी। अच्छा, गजे सिकंदरी। इससे क्या फायदा हुआ होगा? इससे जमीन का हिसाब किताब ज्यादा व्यवस्थित हो गया होगा, मतलब राजस्व वसूली वगैरह में आसानी हुई होगी। हाँ, और शायद किसानों के लिए भी कुछ स्पष्टता आई होगी। संभव है। साथ ही गरीबों के लिए मुफ्त खाने का इंतजाम, जिसे लंगर कहते हैं, वो भी उनकी एक लोक कल्याणकारी पहल थी। लेकिन उनके कुछ फैसले थोड़े सख्त भी थे, जैसे वो मुहर्रम में ताजिया निकालने पर रोक। हाँ, ये भी सच है। उन्होंने ताजिया निकालने पर और मुस्लिम औरतों के पीरों और संतों की मज़ारों पर जाने पर पाबंदी लगा दी थी। तो मतलब एक तरफ सुधार और दूसरी तरफ कुछ सामाजिक नियम भी सख्त किए। जी, उनके शासन में ये दोनों पहलू दिखते हैं। प्रशासन में वो योग्यता को बहुत महत्व देते थे। हर 6 महीने में काबिल अफसरों की सूची मंगवाते थे। और वो खुद भी पढ़े लिखे और कला प्रेमी थे, है ना? ये बात मुझे काफी दिलचस्प लगी कि एक सुल्तान ने आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया। हाँ, फरहंगे सिकंदरी नाम से। ये उस दौर में ज्ञान के आदान प्रदान का अच्छा उदाहरण है। वो खुद भी कविताएं लिखते थे, गुलरुखी उपनाम से। गुलरुखी? जी, फारसी में। और उन्हें शहनाई सुनने का भी बहुत शौक था। उनके समय में संगीत पर एक किताब भी तैयार हुई, लज्जत सिकंदर शाही। वाह, मतलब कला और साहित्य को काफी बढ़ावा मिला। और आर्थिक नीति में भी कुछ किया था उन्होंने? हाँ, एक अहम कदम था, अनाज पर लगने वाला ज़कात, जो एक तरह का संपत्ति कर था, उसे खत्म कर दिया। इससे किसानों और आम लोगों को राहत मिली होगी। तो सिकंदर लोधी का दौर तो काफी महत्वपूर्ण रहा, लेकिन फिर उनके बेटे इब्राहिम लोधी आए। उनका दौर थोड़ा मुश्किलों भरा लगता है। हाँ, इब्राहिम लोदी के समय चुनौतियां बढ़ गईं। 1518 में खातोली की लड़ाई हुई, जिसमें वो मेवाड़ के राणा सांगा से हार गए। ये एक बड़ा झटका रहा होगा। बिल्कुल। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 21 अप्रैल 1526, पानीपत का पहला युद्ध। बाबर के साथ। जी, बाबर की सेना के सामने इब्राहिम लोदी टिक नहीं पाए और हार गए। और एक खास बात जो किताब में नियामतुल्लाह के हवाले से लिखी है, वो ये कि इब्राहिम लोदी लड़ाई के मैदान में ही मारे गए। हाँ, ये बात उन्हें दिल्ली सल्तनत के बाकी सुल्तानों से अलग करती है। वो शायद अकेले ऐसे सुल्तान थे जिनका अंत युद्ध भूमि में हुआ।
तो संक्षेप में देखें तो बहलूल ने नींव रखी, सिकंदर ने उसे मजबूती दी, आगरा बसाया, गज़े सिकंदरी जैसे सुधार किए, कला को भी सराहा। हाँ, लेकिन इब्राहिम के समय वो सब बिखर गया। पानीपत की लड़ाई ने लोधी वंश का अंत कर दिया। तो ये वंश का इतिहास हमें मुगलों के आने से ठीक पहले के भारत की एक तस्वीर दिखाता है। वहाँ की राजनीति, प्रशासन, समाज, संस्कृति। जी, और आगरा शहर हो या गजे सिकंदरी जैसा पैमाना, उनकी कुछ निशानियां आज भी अहमियत रखती हैं। ये सब जानने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, अगर सिकंदर लोदी ने प्रशासन और बाकी चीजों को इतना सुधारा था, तो उनके तुरंत बाद ऐसा क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी बाबर का सामना नहीं कर सके? ये सोचने वाली बात है। क्या सिर्फ बाबर का आक्रमण ही वजह थी, या फिर वंश के अंदर भी कुछ कमजोरियां थीं, जैसे वो उत्तराधिकार वाला मुद्दा जो बहलूल के समय उठा था? क्या वैसी कोई बात इब्राहिम की हार में भी भूमिका निभा रही थी? हाँ, ये हो सकता है। मतलब बाहरी आक्रमण के साथ साथ अंदरूनी दरारें या शायद नेतृत्व की कोई कमी भी वजह रही हो। इस पर और सोचने की जरूरत है।